हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगी कि आप मेरी वीडियो देखेंगे क्यों। ठीक है, क्योंकि बिना मतलब फायदे के तो कोई किसी को नहीं देखता ना। तो सबसे पहले तो मैं आपके फायदे बता देती हूँ कि आज की वीडियो से किन किन बच्चों को हेल्प हो सकती है। ठीक है, तो जैसे कि हमारी जो यूनिट स्टार्ट होने जा रही है वो है काइनेमैटिक्स। तो ये हमारी यूनिट है काइनेमैटिक्स। तो क्लास 11th के लिए तो ये बेनिफिट है ही है, बिकॉज उसकी तो यूनिट है ये। भाई क्लास 11th के बच्चों के लिए भी यूनिट काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। हो सकता है कि जो क्लास 10th में थोड़ा एडवांस में पढ़ते हैं उनके लिए भी हेल्पफुल हो, बट जिनको काफी अच्छे से फिजिक्स आती है 10th क्लास के स्टूडेंट को, उनके लिए है ना। और जिनको नहीं भी आती वो भी अगर थोड़ा देख ले तो मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान कुछ नहीं होगा। और स्पेशली मैं मेन बात करने चाहूंगी एचपी टेट की। ठीक है, यानी कि जो आपने एचपी टेट का सिलेबस देखा है उसमें जो उन्होंने फर्स्ट चैप्टर में जो यूनिट्स एंड मेजरमेंट, तो वो जब हम साथ साथ में यूनिट्स करेंगे ना तो हमें क्लियर होता जाएगा। और अगर एंड में भी हमें करना पड़े तो हम वो जरूर करेंगे, डायमेंशंस, यूनिट्स। और ज्यादा मार्क्स का पूछा भी नहीं जाता है ना। तो मेन फोकस मैंने आज किया कि हम काइनेमैटिक्स से शुरू करते हैं। यानी कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उन सब में फिजिक्स पूछी जाती है। ठीक है, सभी की बात नहीं कर रही, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें फिजिक्स पूछी जाती है उनके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, बाकी मैंने आपको आपके बेनिफिट्स बता दिए कि आप मुझे देखेंगे क्यों। तो पहले तो आपको क्लियर हो गया होगा अब कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिट है या नहीं, क्योंकि मैं आपका बेवजह टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने पहले ही कंफर्म कर दिया। अब बात करेंगे काइनेमैटिक्स की। आई होप आपको अपने बेनिफिट्स पता चल गए होंगे, तो मैं ये इरेज कर रही हूं। ठीक है, अब जिसको मतलब फिजिक्स आती ही नहीं है, मान लो थोड़ी बहुत तो आना जरूरी है, मान लो कोई बेसिक से समझना चाहता है तो उसको हर एक चीज मिलेगी। अब 9th 10th तक की फिजिक्स तो मैं मान के चलूंगी कि आपको थोड़ी बहुत आती है, लेकिन फिर भी मैं कवर अप करने की कोशिश करूंगी। और कुछ लोग होते हैं कि जिनको मतलब छोड़े हुए काफी टाइम हो गया होता, तो उनको भी चीजें रिमाइंड होना जरूर होने लगेंगी। तो बात करते हैं बेटा काइनेमैटिक्स। आपकी जैसे यूनिट का नाम है काइनेमैटिक्स। काइन मतलब मोशन और मैटिक्स मतलब मैथ्स। ठीक है, काइन मतलब मोशन, मैटिक्स मतलब मैथ। यानी कि इस यूनिट के जो नेम है आपका काइनेमैटिक्स, उसका मीनिंग बताने जा रही हूं मैं। यानी कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो मतलब जितनी भी कैलकुलेशन लगती है उस टाइम उसी को बोला जाता है काइनेमैटिक्स। अगर मोशन के टाइम जितनी भी कैलकुलेशन लगती है उस चीज को क्या बोला जाता है? काइनेमैटिक्स। जैसे कि कैलकुलेशन मतलब जैसे आपको स्पीड निकालनी हो, वेलोसिटी निकालनी हो, एक्सेलरेशन निकालनी हो। ठीक है, यानी कि ये जितनी भी ओवरऑल कैलकुलेशन है बेटे, ये जितनी भी इसमें मतलब आपको मैथ लगेगी उसी चीज को क्या बोला जाता है? काइनेमैटिक्स। ओके, अब हम बात करने जाएंगे मोशन इन वन डिमेंशन के बारे में। मोशन इन वन डिमेंशन, जब हम बात करते हैं मोशन इन वन डायमेंशन की, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है। मोशन इन वन डिमेंशन मतलब सिर्फ एक डायरेक्शन की बात हो रही है, वन डायरेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ। और अगर मैं फिजिक्स में बोलूं तो इसको रेक्टिलिनियर भी बोला जाता है। ठीक है, फिजिक्स में इसको क्या बोलेंगे? रेक्टिलिनियर। अब बात करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन। क्लियर हो गया? और ये मैं आपको सिर्फ बता रही हूं,
जब हम डिस्कस करेंगे तो आपको और भी मजा आने वाला है। अब बात करते हैं हम सेकंड डायमेंशन के बारे में। सेकंड डायमेंशन यानी कि जैसे मान लो ये सर्कल है, तो यहां पे ये एक्स, ये वाई, ठीक है। जहां फिर एक एग्जांपल, ये सबसे बड़ा हमारा प्रोजेक्टाइल, कि देखो ना ये एक्स एक्सिस में भी जा रहा है और वाई एक्सिस में भी जा रहा है। प्रोजेक्टाइल मतलब मैं यहां से बोल करूं तो ये दूसरे, मतलब ये जो प्रोजेक्टाइल आपका मोशन है ये किस में आता है? मोशन इन टू डायमेंशन में। अब हम बात करेंगे मोशन इन थ्री डायमेंशन। तो एक्चुअली जो आपको इसका एग्जाम्पल है वो मिलेगा केमिस्ट्री में, ठीक है। जो इसका एग्जाम्पल है वो आपको किस में मिलेगा? केमिस्ट्री में। मतलब जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो रेंडमली मोशन करते हैं, एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे, जेड एक्सिस पे, ठीक है। तो उस चीज को क्या बोला जाएगा? मोशन इन थ्री डायमेंशन। फिलहाल हम मोशन इन थ्री डायमेंशन के बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं करने वाले, ओके। अब इसको नोट कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि नोट करने लायक है तो मैं इरेज कर दूं। अब मैं आप बात करना चाहती हूँ काइनेमैटिक्स के कुछ वेरिएबल्स के बारे में। और जो ये मोशन इन वन डायमेंशन है, टू डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन है, ये भी सारा किस में आता है? इसमें आता है। यानी कि वन डायमेंशन, टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन, ये भी किस में आता है? काइनेमैटिक्स में आता है। अब जो ये काइनेमैटिक्स है इसके कुछ वेरिएबल हैं, जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलेरेशन और जर्क, ठीक है। तो ये जो ओवरऑल जितने भी वेरिएबल हैं, ये जो है ना ओवरऑल जितने भी वेरिएबल हैं, ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? मतलब इनसे मिलकर क्या बनती है? काइनेमैटिक्स बनती है। समझ आया? ये सारे मिलकर क्या बनाते हैं? काइनेमैटिक्स बनाते हैं, ठीक है। तो आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में हम बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल्स करेंगे और ये आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी कि आखिरकार ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। अब आप बोलोगे कि क्या ये इजी सा कॉन्सेप्ट? पता है डिस्टेंस दूरी है, यू आर एब्सोल्युटली राइट। डिस्टेंस क्या है? दूरी है। लेकिन इन दोनों में फर्क है। जैसे मान लो ये डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है, ये डिस्टेंस और ये डिस्प्लेसमेंट। अब ये ए से ये बी, अब मुझे ए से बी तक जाना है। मान लो मुझे क्यों जाना, इतना बेकार तो नहीं मैं बना सकती अपने आप को ठीक है। मान लीजिए आप जो देख रहे हैं आप ही हैं, ठीक है, क्योंकि मेरी ड्राइंग बहुत गंदी है। तो अब मान लो कि इस शख्स ने ए से बी तक जाना है, ए से बी तक जाना है, तो वो कौन कौन से रास्तों से जा सकता है? मतलब ए से बी तक जाने में कितने रास्ते बन सकते हैं? तो आपको पता है आप ऐसे भी जा सकते हैं, ऐसे भी, पता नहीं ना जाने कहां कहां से, है ना। अब बात आएगी कि हम जाएंगे क्यों ऐसे। भाई सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं डेफिनेटली। कुछ लोग क्या करते हैं कि जिनको स्कूल लेट पहुंचना है तो वो भी लॉन्ग कट रास्ता ले लेते हैं, जहां फिर हो सकता है कहीं जाना नहीं चाहते, कहीं अपने रिलेटिव्स के घर, कोई भी एनी, मतलब जो लॉन्ग रास्ता है। अगर आप कोई जब लॉन्ग डिस्टेंस चूज करते हैं तो वो चीज डिस्टेंस में आती है। लेकिन अगर आप बहुत अच्छे, मतलब आपको टाइमली पहुंचना है, जब कुछ भी है, मतलब जो नॉर्मल इंसान होगा वो कैसे जाएगा? ऐसे। मैं ये नहीं कह रही ये सारे एबनॉर्मल है, पर मैं ये बोल रही हूं कि अगर हमें ए से बी जाना है तो हम ये स्ट्रेट लाइन पा, जो आपको ए से बी दिख रहा है, और आप देख रहे होंगे कि ये ए से बी जो है ये सबसे छोटा डिस्टेंस है। ये क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। यानी कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इनिशियल टू फाइनल पोजीशन, दैट इज डिस्प्लेसमेंट।
ऐसा शॉर्ट रास्ता मतलब जिससे आप ए से बी पहुंच जाएं, उस चीज को क्या बोला जाएगा? डिस्प्लेसमेंट। अब इसमें आपको ये चीज तो क्लियर हो गई कि डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है, जो बराबर हो सकती है। इतना तो क्लियर हो गया आपको, है ना? बराबर कैसे होगी? जब मतलब देखो, जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों ही किस में आते हैं? डिस्टेंस में ही आते हैं। ये जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है ये दोनों ही डिस्टेंस में आते हैं, क्योंकि जब आप डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो कोई चीज तो वो भी तो डिस्टेंस करके ही कर रहे हो, मतलब चल के ही कर रहे हो, दूरी करके ही कर रहे हो। लेकिन इन दोनों में ये डिफरेंस क्या है कि जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है उसको आप डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, और जो ये लॉन्गेस्ट पार्ट होता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस। क्या शॉर्टेस्ट पार्ट डिस्टेंस में नहीं आता? आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है, अगर दोनों के रास्ते क्या हैं? मतलब बराबर हैं। अगर आप ऐसे लॉन्ग रूट लेकर आएंगे तो ये डिस्टेंस में आएगा और शॉर्टेस्ट डिस्प्लेसमेंट में। आई थिंक इनफ है, ओवर एक्सप्लेनेशन तो नहीं हो रही ना? तो मैं ये इरेज कर देती हूं। जैसे कि जो डिस्टेंस है और ये डिस्प्लेसमेंट है। अब जो डिस्टेंस है ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी होती है, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, इसको शॉर्टेस्ट बोला जाता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर करती है, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। अब बात आती है कि ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट स्केलर वेक्टर, तो अगर तो आप स्केलर एंड वेक्टर जो वेक्टर वाला चैप्टर है वो देखकर आए हैं तो बेहतर है, अदरवाइज फिर भी मैं कवर अप करने की कोशिश करती हूँ। आपने ये चीज देखी होगी कि जब आप डिस्टेंस में जा रहे थे इस तरीके से, देखो ये ऐसे ऐसे कैसे जा रहा है, मतलब इसको कोई पता नहीं है ए से बी तक पहुंचने का, मतलब नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन का आता पता नहीं है। लेकिन आप जब डिस्प्लेसमेंट में जा रहे हैं तो आपको पता है आपको यहां से यहां जाना है, मतलब आपको एक डायरेक्शन का पता है। ठीक है, तो जहां पे डायरेक्शन कंपल्सरी हो जाए, मतलब बिना डायरेक्शन के काम ही ना बने, उसको बोला जाता है वेक्टर क्वांटिटी, और जहां पे डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है उसको बोला जाता है डिस्टेंस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं शॉर्ट में आपको बता देती हूं कि अगर मैं आपको बोलूं कि आप मार्केट जाइए और मेरे लिए 5 kg फ्रूट ले आइए, चाहे एप्पल मान लीजिए। अब जब आप 5 kg एप्पल लेकर आएंगे तो चाहे आप उसको अलग अलग पॉलिथीन में डालो, चाहे कुछ भी करो, आप उसको काउंट कर सकते हैं। काउंट करेंगे वो 5 kg का 5 kg ही रहेगा, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। मतलब आप इजीली उस चीज को ऐड कर पा रहे हैं, वो क्या होती है? स्केलर क्वांटिटी। अब वेक्टर का मैं आपको बड़ा खूबसूरत सा एग्जांपल देना चाहूंगी। आई थिंक आप सभी ने धमाल मूवी देखी होगी, शॉर्टकट में देख लीजिए फटाफट से, क्योंकि वेक्टर का समझना जरूरी है, इसलिए मैं कवर अप कर रही हूं। तो धमाल मूवी में क्या होता है? वो डब्ल्यू होता है ना इस तरीके से। अब मान लो उस डब्ल्यू के नीचे क्या थे, पता नहीं, आई थिंक जितना मुझे याद आ रहा है कोई खजाना वगैरह था, कोई पैसे वगैरह थे, जो भी। तो उन्होंने पूरी बात नहीं सुनी थी, उन्होंने उसकी पूरी बात नहीं सुनी। अगर वो पूरी बात सुन लेते तो क्या होता? उनको डायरेक्शन का पता चल जाता। जैसे मान लो ये डब्ल्यू है, आपको पता है कि यहां पे खजाना है, आपको सिर्फ इतना बता दिया गया कि 5 मीटर दूरी पे क्या खजाना है। जैसे मैं आपको मार्केट के लिए भेजती हूं तो मैं आपको सीधा बोल दूंगी कि आप वहां जाओ, एक रेफरेंस पॉइंट बताकर मेरे लिए 5 kg एप्पल ले आओ, कोई मसला ही नहीं, आप ले आओगे। लेकिन डायरेक्शन में क्या चीज होती है कि जैसे मान लो कि आपका क्या एक दोस्त है, अब ये क्या भाई, इसकी होने वाली है डेथ, पर इसके पास ये बहुत ज्यादा पैसा है। ठीक है, अब इसके पास बहुत ज्यादा पैसा है, इसने क्या किया, अपने जिगरी दोस्त को बोला कि यार तूने तो मेरा बहुत किया है, तो अब मेरे जाने का टाइम तो हो चुका है, तो तू ऐसे कर, ये खजाना है मेरे पास एक, ऐसे ऐसे फलाना फलाना कोई जगह बता दी, और वहां पे एक डब्ल्यू है और उसके नीचे कुछ पैसे है। अब दोस्त खुश, ये देखो स्माइल आ गई फेस पे, ये हो गया खुश कि वाओ इतने पैसे मिलने वाले हैं मुझे। अब ये इतना ओवर एक्साइटमेंट हो गया कि इसने देखा ही नहीं कि मेरा दोस्त है कि वो मर रहा है या जी रहा है, वो भाग गया उसी टाइम।
शायद उसका बेचारा दोस्त बच ही जाता, बट ये हमारा टॉपिक नहीं है। अब इसके फेस पे स्माइल है और ये भागकर जा रहा है जहां पे उसने एक रेफरेंस पॉइंट बताया, लोकेशन बताई एक, वहां पे जाके जा खड़ा हुआ। अच्छा, और जब वो पेड़ को देखते कि अच्छा डब्लू इसके नीचे है, अब इसके दोस्त ने इसको सिर्फ इतनी इंफॉर्मेशन दी थी कि डब्लू से 5 मीटर की दूरी पे क्या है, एक पैसे का बहुत सा बोरा है। समझ गए कि बैग है बड़ा सा सूटकेस, उसमें पैसे भरे हुए हैं। अब उसने बोला भी उसके दोस्त ने कि रुक जा, पूरी इंफॉर्मेशन लेके जा, बट वो तो हमारे जैसा ओवर एक्साइटमेंट में भाग गया। फिर वो बोल रहा है, दोस्त आवाजें लगा रहा है कि तू पूरी इंफॉर्मेशन लेके जा, पर कहां सबर इतना। अब उसको इतना पता है कि मुझे रेफरेंस पॉइंट पता है और मुझे बता दिया गया कि 5 मीटर दूरी पे है। अब ये डब्ल्यू है, मान लो ये वो दोस्त है जिसने इस डब्ल्यू के नीचे पैसे निकालने हैं। अगर वो डायरेक्शन का पता लगा लेता, अब उसको समझ नहीं आ रहा कि 5 मीटर इस साइड को है, 5 मीटर इस साइड को है, 5 मीटर इस साइड को है, या 5 मीटर इस साइड को है। अब इसने सोचा कि बड़े बड़े पैसों के लिए क्या है, मेहनत भी तो ज्यादा करनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ये कर लेते, मतलब चारों तरफ खोदता गया, इतना ज्यादा उसने मेहनत करी। अच्छा, अब ये तो आपको डायरेक्शन सामने सामने दिख रही है, अंदर से जब वो कर रहा होगा तो अंदर से भी डायरेक्शन होंगी, क्या पता अंदर से इस साइड डायरेक्शन हो, इस साइड डायरेक्शन हो, इस साइड डायरेक्शन हो, मालूम नहीं है ना, अंदर से भी तो कितनी 5 मीटर डायरेक्शन हो सकती है, क्या पता इस साइड हो, इस साइड हो। अब वो सर पे हाथ रखकर बैठ गया और उसको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, मैं भी मिल भी गया हो, लेकिन अगर वो पूरी इंफॉर्मेशन सुन लेता, यहां पे बात क्या हो रही थी, डायरेक्शन की, अगर वो डायरेक्शन बता देता तो उसको तो इतनी मुश्किलों का सामना करना ही नहीं पड़ता। यानी कि जहां पे डायरेक्शन के बिना काम ना बने, वही हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी, जहां पे डायरेक्शन जरूरी हो जाए। अगर मैं आपको आपके घर से बोलती हूं कि आपको स्कूल जाना है, लेकिन अगर आपको डायरेक्शन ही नहीं पता, क्या इतनी इंफॉर्मेशन इनफ है कि हमारा स्कूल हमारा घर हमारे स्कूल से 2 किलोमीटर दूरी पे है, क्या इनफ है इतनी इंफॉर्मेशन? जी नहीं। आज तो आपको तो पता है क्योंकि आपको डायरेक्शन मालूमात हो चुकी है। मान लीजिए कि अगर आपको डायरेक्शन का नहीं पता होता तो आप कभी भी जिंदगी में स्कूल नहीं पहुंच पाते। तो अगर आप बिना डायरेक्शन में स्कूल नहीं पहुंच पा रहे तो आपको क्या लग रहा है ये पैसे ले लेगा? नहीं। तो जाने की डायरेक्शन का होना कंपलसरी है, और ऐसी चीजों को क्या बोला जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आपको समझ आया होगा, और अब आपको ये चीज समझ आई होगी कि क्यों मैंने डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी कहा और डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहा। तो इसको नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है नोट करने लायक है। ये मैं इरेज कर रही हूं। अब हम करेंगे बढ़िया बढ़िया न्यूमेरिकल। ठीक है, तो जैसे कि आपका सिंपल से लेकर चलते हैं, मान लो इसी पे देती हूं जिस पे डिस्कस कर रहे हैं हम। ठीक है, अब ये एक सेमी सर्कल सा दिख रहा होगा जिसकी रेडियस आपको आर दी गई है, ये आपका ए पॉइंट है और ये आपका बी पॉइंट है। ठीक है, अब मैं आपको बताऊं कि बेटा मुझे ये बताइए, और मैं माफी चाहूंगी कि जो अगर मेरे से मतलब बड़े लोग देख रहे हैं मेरी वीडियो को तो उनको बुरा ना लगे कि मैंने उनको बेटा कह दिया। एक्चुअली मेरी जो टंग है वो बेटे पे ही टिकी हुई है, तो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है वो चीजों को हैंडल करना, तो आप माइंड मत कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए स्टूडेंट्स, जैसे मान लीजिए कि मैं आपको बोलती हूँ कि मुझे रेशो बताइए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। ठीक है, यहां पे मैं बताती हूं आपको कि अगर मैं बोलूं कि मुझे रेशो चाहिए किसका, डिस्टेंस का और डिस्प्लेसमेंट का। अब देखो डिस्टेंस क्या होगा, ये है आप। ठीक है, तो ये जब आप ऐसे जाएंगे दैट इज डिस्टेंस, और अगर मैं बोलूं कि मुझे डिस्प्लेसमेंट जाना है तो आप ऐसे जाना पसंद करेंगे, ये आपकी डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब देखो ये क्या है, सर्कल का हाफ पार्ट,
मतलब ये मैंने सर्कल बनाया और यहां से मैंने काट लिया है, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस ऐसे करके जा रहा है, ये ऐसे करके जो डिस्टेंस जा रहा है, ये सर्कल का क्या सर्कमफ्रेंस ही तो क्रॉस कर रहा है एक टाइप का, यानी कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल से मुझे मेरा डिस्टेंस पता चल जाएगा। और आपको अच्छे से पता है सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल कितना होता है, 2πr। कितना होता है, 2πr। अब बात ये आती है, क्या ये पूरा सर्कल है, ये तो हाफ सर्कल है ना, यहां पे देखिए ये तो हाफ सर्कल है ना, तो अगर पूरा सर्कल 2πr है तो हाफ सर्कल कितना होगा, πr होगा, इतना ही होगा ना। अब बात करते हैं इसकी, किसकी, डिस्प्लेसमेंट की। अब ये सर्कल है तो इतनी हाफ क्या होती है, रेडियस, तो ये भी क्या होगी, रेडियस। तो जो डायमीटर है वो दो रेडियस से मिलकर ही तो बनता है, तो ये मान लो रेडियस, ये भी रेडियस, तो ये मिलकर क्या बन जाएंगे, 2r। लो जी, हमारा डिस्टेंस भी आ गया और डिस्प्लेसमेंट भी आ गई। तो जाने कि आपका डिस्टेंस कितना है, ये πr, और डिस्प्लेसमेंट क्या है आपकी, 2r। तो ये r से r कैंसिल आउट हो गया और आपका आंसर कितना आ गया, π/2। लगा पता, आया समझ में। क्या डिस्टेंस, एक चीज और कंफर्म कर देती हूं, क्या डिस्टेंस ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, जी नहीं। डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस हमेशा बड़ी रहेगी डिस्प्लेसमेंट से, पर ऐसा नहीं है कि डिस्प्लेसमेंट कभी बराबर नहीं हो सकती, बराबर भी हो सकती है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक हो। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी एक डिस्टेंस में ही आता है। लग रहा है पता, तो प्लीज इसको नोट कीजिए एक बारी आप। आई होप आपको मजा आ रहा होगा, और मैं तो ये चाहूंगी कि आप स्टार्टिंग से तैयारी करना शुरू कर दो, तो एंड में आप पे किसी भी तरह का कोई प्रेशराइज नहीं रहता। इरेज करने जा रही हूं मैं। अब सेकंड देखते हैं। हर एक चीज के बारे में डिस्कस होगा, आपके सारे सवालों का जवाब मिलता जाएगा आपको वीडियो के खत्म होने तक। अब ये सेकंड क्वेश्चन देखिए, इस तरीके से मान लीजिए कि कोई हनी बी है, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आप समझ आना कि ये हनी बी है, ठीक है। अब वो यहां से चली, ये क्यूब है तो इसकी सारी साइड्स इक्वली होंगी, फिर यहां को चली और फिर यहां को चली। अब मुझे ये बताओ, ये ए पॉइंट से चली और बी पॉइंट, यानी कि ये आपका क्या होगा, इनिशियल पॉइंट, और बी आपका क्या होगा, फाइनल पॉइंट, मतलब फाइनल पोजीशन जो भी, ठीक है। अब मैं इस क्वेश्चन में आपको पूछूं कि आपको डिस्प्लेसमेंट बतानी है किसकी, हनी बी की। डिस्प्लेसमेंट बतानी है आपको हनी बी की। अच्छा, आपको माइंड में आया कि अभी अभी तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, डिस्प्लेसमेंट पूछा, यानी कि हमें शॉर्टकट रास्ता अपनाना पड़ेगा। ये हनी जो बी है, हाँ मिल गया यार, उसको शहद मिल गया। इमेजिन कर लो, मेरे पास ऐसे ही बेतुके एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ए क्यों ना हम ए से सीधा बी पहुंचा दे, क्योंकि ए से बी जो बताया गया था वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, जाने कि इस ए से ये बी हमारा क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो आप मान लो अपने रूम में भी इस टाइम बैठे हैं, तो आप एक कॉर्नर पकड़ लीजिए और एंड वाला पकड़ लीजिए, तो ये आपके क्या बॉडी डायगोनल होता है ये। तो अगर तो आपको लर्न रखना है बेटा कि ऐसे केसेस में जो बॉडी डायगोनल है वो कितना होता है, ये आपको रूम की तरह लग रहा है ना, ये कितना है, √3a होता है, ठीक है। प्लीज डोंट लाफ, ये मेरे थोड़े स्टूडेंट्स ने खराब सा कर दिया है इस तरीके से, लेकिन आप मेरी भावनाओं को समझने की कोशिश कीजिएगा। क्या ये इस तरीके से दिख रहा है आपको, तो आपको नहीं लगता कि ये हनी बी कैसे गई होगी, ऐसे गई होगी, यहां पे बैठी होगी, फिर यहां गई और यहां गई, इस तरीके से, ना ये 3D टाइप दिख रहा होगा आपको, समझ आ रहा है।
तो अब बात ये आती है कि √3a कैसे आया। आपको लर्न कर लो चाहे, पर मैं आपको लर्न करने की सलाह नहीं दूंगी, क्योंकि करना तो आपके माइंड में तो आएगा ना कि कैसे कर लें, आपसे कोई पूछ ही ले तो। वैसे तो अगर आप ये इतना करते हैं तो इनफ है। अब मान लीजिए अगर a के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 0 0 0, अगर आपने वेक्टर वाला चैप्टर किया तो आपको समझ आएगा कि ये मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूं। अब देखो ये i j k, यानी कि ये डायरेक्शन में चला गया तो ये कितना आ गया, ai प्लस a j माइनस a k कैप। ठीक है, अब आपको a वेक्टर निकालना है, तो जो आपका a वेक्टर है वो क्या आएगा, a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर, यानी कि 3a का स्क्वायर, और a बाहर आ जाएगा अंदर √3, यानी कि √3a। ऐसे निकाला जाता है बॉडी डायगोनल। ठीक है, ये पता ना माइनस क्यों आया, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई ना। तो ये वेक्टर वाले, बाकी आप इतना भी लर्न कर लेते हैं तो इनफ है। जब हम वेक्टर वाले चैप्टर में पहुंचेंगे तब आपको और भी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, इसका नोट कीजिए। अब जैसे मान लो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। मान लो मैं एक सर्कल है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। मैं आपको बोलूं 1/4 ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो, तो कैसे करोगे? 1/4 ऑफ सर्कल फाइंड आउट करो, कैसे करोगे? अब आपको पता चल गया कि यहां पे ए से बी निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं आप? कैसे? मुझे इतना समझ है कि सर्कल की कुछ ना कुछ रेडियस होती है, तो पहले मैं वो बना लेती हूं। अगर ये रेडियस है तो ये भी रेडियस ही होगी, इतना तो मैथ समझते ही हैं आप, है ना? तो अगर मेरे पास दोनों आर आ रहा है तो क्या मैं ए बी नहीं निकाल सकती? पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं कर सकती हूँ ना ये चीज। तो जानी कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या आपका बेस, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया, ये क्या आपका बेस, यानी कि आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर, ये आ गया आपका 2r स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2r का स्क्वायर, ये √ यहां पे आ गया √2r का स्क्वायर। अब देखो r बाहर अंदर कितना आया 2, यानी कि √2r। तो आपका जो ए बी आ गया 1/4 ऑफ सर्कल, क्या आ गया, √2r। लगा पता? समझ आ रहा नहीं? इस तरीके से क्वेश्चंस आपको फेस करने पड़ सकते हैं। हो सकता है कहानियां बदल दी जाएंगी, लेकिन कॉन्सेप्ट तो बेटा हमेशा सेम रहता है ना। मैं इरेज कर रही हूं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर, अब फोर्थ में से मान लो 1/4 ही क्यों, जैसे मान लो यहां से, अब मैं बोलूं ए से बी निकालो, डिस्प्लेसमेंट निकालो, तो सिंपल, आपको पता है इतना इतना आ रहा है तो इतना इतना आ रहा है, तो ए बी कितना आ जाएगा 2r। आपका डिफरेंस समझ आ रहा है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बीच का? मैं वो कंफर्म करने की कोशिश कर रही हूं आपको। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 है। अब देखो ऐसे केसेस में आप क्या कर सकते हैं। जैसे मान लो ये एक सर्कल है और यहां पे एंगल बना है 120 डिग्री। आपके पास ऑप्शन है r, दूसरा r√3, r√3/2, ठीक है जी, और r√2 - 1। तो मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो बेहतर रहेगा? ठीक है, चलो ऑप्शन को भी एक बारी मैं बोलती हूं, छोड़ ही दीजिए, आप ऐसे ही ट्राई करके देख लो, ऐसा ना हो कि ऑप्शंस आपको और कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। देखो बेटा, ऐसी कंडीशन जब आ जाए ना, ये ए पॉइंट ये बी पॉइंट, जब ऐसी कंडीशन आ जाए, अगर आपको ए से बी फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला होता है 2r, मतलब ये इसमें 2r sin θ/2। तो ये आ गया आपका 2r, थीटा कितना है 120 डिग्री/2, 2 1 2, 2 60
120 डिग्री, यानी कि 2r साइन 60 डिग्री। तो 2r साइन 60 कितना होता है, √3/2, 2 से 2 कैंसल आउट, और ये कितना आ गया √3, जो भी है ना, या √3r कुछ भी लिख लो, ठीक है। और आई थिंक ऑप्शन था भी एक। अब बात ये आती है कि हम ये क्यों माने कि ये क्यों है। देखो, जिन बच्चों को तो ये इजी लग रहा है ना कि 2r साइन θ/2 हम अपने माइंड में फिट कर लेंगे, तो सल्यूट उनको। तो क्योंकि माइंड में चीजें रखना भी बहुत जरूरी है और सब में ये नहीं होता। बट किसी को सेटिस्फेक्शन चाहिए तो यहाँ मेरे पास तो सेटिस्फेक्शन मिलेगी ही मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। तो ये कैसे आया तो मैं वो चीज आपको बता देती हूँ, लेकिन उसके लिए आपको वेक्टर का थोड़ा बहुत नॉलेज होना जरूरी है। अब देखिए बेटा, मेरी बात सुनिए, क्या बनाया गया, इस तरह से एक सर्कल बनाया गया, ठीक है जी। ये एक सेंटर पॉइंट है और ये 120 डिग्री जो भी एंगल बन रहा है ना, आपको ये निकालना है, यानी कि डी, इसको डी नाम दे दो। और ये रेडियस है तो इसको ये r1 r2 मान लेते हैं। अब माइंड में आ रहा है कि सर्कल की दो रेडियस तो हमेशा सेम होती हैं, मैंने यहाँ पे r1 और r2 क्यों लिखा। तो मैंने आपको एक चीज बताई है, क्या, कि जब भी वेक्टर की बात हो तब डायरेक्शन देखी जाती है, और जब डायरेक्शन ही अलग हो जाए तो इट मीन्स वो सेम वेक्टर नहीं है। डायरेक्शन अलग होने से वो वेक्टर सेम नहीं रहते, क्योंकि वेक्टर में डायरेक्शन का सेम होना भी जरूरी है। और डायरेक्शन का कितना बड़ा रोल है वेक्टर में, यू नो वेरी वेल, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसीलिए मैंने ये कर लिया। अब मैं इसी ट्रायंगल को उठा के मान लो ऐसे रख देती हूँ, ये इस तरीके से, ये तुम्हारा r1, ये तुम्हारा r2 और ये तुम्हारा d, यानी कि r1 प्लस d इज इक्वल टू r2, ठीक है। तो d इज इक्वल टू r2 माइनस r1, ये वेक्टर, ठीक है। अब आपको डी वेक्टर निकालना, तो कैसे निकालोगे, तो आपको अच्छे से पता है डी वेक्टर निकालने का मतलब, वेक्टर वाले चैप्टर में मैंने आपको बताया ही है कि किस तरीके से निकालते हैं। तो जैसे मान लो ये आपका r1 का स्क्वायर प्लस r2 का स्क्वायर, अब r2 माइनस r1, तो यहाँ पे फॉर्मूले में क्या आ जाएगा, -2r कोस थीटा, ये फॉर्मूला। अगर यहाँ पे प्लस होता तो यहाँ पे प्लस आ जाता, ठीक है। अब ये दोनों रेडियस क्या है, आर आर ही तो है, ये जो सर्कल की दोनों रेडियस हैं ये आर आर ही तो है। ये हमने है तो ये आर ही ना, मतलब दिया तो हमें आर ही है, बट हम इतना बताए कि ये अलग अलग डायरेक्शन में है। अब ये आ गया डी वेक्टर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर माइनस, यहां पे 2r1 r2 कोस थीटा, फॉर्मूला क्या है 2r1 r2 कोस थीटा। तो यहां पे भी क्या हो जाएगा 2r का स्क्वायर, 2r का स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है। अब यहां पे मैं इरेज कर दूं कि यहां पे करूं, एक मिनट मैं इरेज ही कर देती हूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। जैसे मान लो अब यहां पे क्या आ गया, आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि 2r का स्क्वायर माइनस 2r का स्क्वायर कोस थीटा, ठीक है जी। अब यहाँ पे 2r स्क्वायर कॉमन आ गया, तो 2r स्क्वायर आपका कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा, ठीक है। क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा। और आपको अच्छे से पता है कि 1 माइनस कोस थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है एक, ठीक है। 1 माइनस कोस थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला है मैथमेटिक्स का। अब मैं आपको इतना ही बता सकती हूँ। अब देखो ये कितना आ गया, 2r का स्क्वायर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, ठीक है। अब देखो इनको सॉल्व करके जो भी आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। क्या होगा, वही आपका आंसर होगा। तो देखो यहाँ पे क्या आंसर निकल के आ सकता है, वही आएगा जो हमारा रिजल्ट है। हर एक चीज को स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट कर दो
और एंड में आपके पास क्या बचेगा 2r sin थीटा अपॉन 2। ठीक है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, साइन स्क्वायर है स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, और ये क्या आ गया 2। अगर मैं इसी चीज को लिखूं बेटा 2 का स्क्वायर r का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, यानी कि ये सारे दो दो ही है ना, तो जब ये बाहर आ जाएंगे तो सिंगल सिंगल हो जाएगा। तो अब आपको पता चला कि 2r साइन थीटा अपॉन 2 क्यों आ रहा है इस फॉर्मूलाज में। बेटा ऐसी कंडीशन हो, चाहे आपको 120 डिग्री का एंगल दिया हो, चाहे आपको 60 डिग्री का एंगल दिया हो, चाहे आपको 90, जैसे अभी आपने लास्ट ये क्वेश्चन किया ना, अभी 90 डिग्री दिया था, मुझे याद नहीं आ रहा, तो उसमें अगर आप ऐसे भी फिल करते हैं ना 2r साइन थीटा अपॉन 2, ये फॉर्मूला लगा देते ना उस 90 डिग्री वाले में। कौन सा क्वेश्चन किया हमने 90 डिग्री वाला? किया तो था, अभी किया जस्ट, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 ही किया हमने ना। तो ये 2r है ना, तो साइन थीटा कितना था 90 अपॉन 2, 2 1 2, 2 45 90, तो 2r साइन 45, तो यानी कि आप साइन 45 की वैल्यू फिल कर दोगे। साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 अपॉन अंडरूट 2, तो 2r इंटू 1 अपॉन अंडरूट 2, तो क्या आप 2 को ऐसे लिख सकते हो अंडरूट 2 मल्टीप्लाई अंडरूट 2 मल्टीप्लाई r इंटू 1 अपॉन अंडरूट 2, तो अंडरूट 2 से अंडरूट 2 कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या आपके पास r अंडरूट 2, चाहे आप इसको अंडरूट 2 r लिख लीजिए। तो आई थिंक यही कुछ इस तरीके से ही आंसर आया था आपका। ठीक है, तो आप मतलब कोई भी एंगल फाइंड आउट कर सकते हैं इस तरीके से, कौन सा फॉर्मूला लगाकर 2r साइन थीटा अपॉन 2, 2r साइन थीटा अपॉन 2। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 था जिसमें हमने 1/4 ऑफ सेमी सर्कल निकाला था, तो उसमें बनी ना इस तरह की डायरेक्शन, ये भी करवाया मैंने इस तरीके से, फिर ये यहाँ पे 90 डिग्री का, तो आप सीधा 90 भी फिल कर लेते तो ऐसे कर लेते, पर तब मैंने वो ऐसा करना ऐसे बेहतर समझा क्योंकि मैंने आपको ये नहीं बताया था। लगा पता? नोट कीजिए अगर आपको लग रहा है कि नोट करने लायक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो में, और वो काफी इंपॉर्टेंट है, और मैंने देखा है कि काफी बार वो इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपकी इजाजत हो तो मैं पानी पी सकती हूँ? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, बोलता अ beam of radius, a beam of radius r is rolling on the road what will be displacement of a point P in half rotation of wheel on the ground। ठीक है जी, आपके पास ऑप्शन दे दूं, पाई आर, दूसरा आर पाई स्क्वायर प्लस 2, और सी ऑप्शन है आपके पास, आर पाई स्क्वायर प्लस 4, और डी ऑप्शन आपके पास आर। पहले तो ये सारी कहानी समझिए क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। बोलता है एक व्हील ऑफ रेडियस आर, व्हील मतलब पहिया, अच्छा जी बना लो, पहिया बना लो, मेरे जैसे नहीं बनाना क्योंकि आपको अच्छे से पता है ना। अब उसकी रेडियस कितनी है भाई आर, चलो पता है ये सर्कल की रेडियस क्या होती है। बोलता है इज रोलिंग ऑन द रोड, अच्छा ये व्हील हवा में नहीं उड़ रहा, मैं रोड बना दूं आपके लिए, ये मैंने रोड भी बना दी है। अच्छा जी, व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पॉइंट पी डैश इन हाफ रोटेशंस ऑफ व्हील ऑन द ग्राउंड। ओके,
आपको क्वेश्चन समझ आ गया? मुझे तो आ गया। बोलो जो आप खुद से ट्राई करेंगे। मेरा तो काम नहीं है ट्राई करना, मैं तो करवाऊंगी। ये सर्कल कुछ अजीब सा नहीं लग रहा? बोलते भी नहीं हो यार, कितने मासूम हैं आप। ठीक है, मान लो ये सर्कल है, यहां पे पी पॉइंट है, यहां से ये चलना शुरू करेगा। अब आपको ये लग रहा होगा कि इसका आंसर क्या है, पाई आर। आई थिंक मैक्सिमम बच्चों को तो यही लग रहा होगा, जब मेरे दोस्त जो मुझे देख रहे हैं उनको यही लग रहा होगा कि इसका जो पाई आर आंसर। चलो देखते हैं क्या वाकई में इसका पाई आर आंसर है। अब देखो ये जो सर्कल है ये हाफ रोटेशन की बात कर रहा है। अब ये हाफ रोटेशन करेगा तो मान लो इतना पहुंच गया, है ना। जब ये हाफ रोटेशन करेगा तो इट मीन्स ये जो हिस्सा है ये नीचे जाएगा। हाफ रोटेशन करने के बाद ये हिस्सा नीचे जाएगा और ये जो पी पॉइंट आपका यहां तक पहुंच गया होगा। इस तरीके से सोचा आपने? ये जो सर्कल है हाफ रोटेट करेगा, मेरे पास कुछ बैंगल वगैरह भी नहीं है, मान लो ये हाफ रोटेट करेगा तो ये जो पी पॉइंट है ये पी पॉइंट यहां पहुंच गया होगा या नहीं पहुंच गया होगा? डेफिनेटली पहुंच गया होगा। अब इसको मैंने पी डैश का नाम दे दिया। अब ये हाफ डिस्टेंस करिए इस सर्कल ने कवर, यानी कि सर्कल की बाउंड्री को क्या बोला जाता है? सर्कमफ्रेंस। हाफ डिस्टेंस कवर करा है तो मतलब आधा सर्कल कवर कर रहा है, आधा सर्कल कवर कर रहा है। अब आधे सर्कल ने कवर किया है तो इतना तो पता चल गया कि इतनी इतनी चीज कितनी होगी, पाई आर। क्योंकि जब कोई हाफ सर्कल रोटेट कर रहा है मतलब उसका सर्कमफ्रेंस भी हाफ ही रोड पे लगा है, तो हाफ सर्कल का जो सर्कमफ्रेंस है वो पाई आर है। अगर सर्कल पूरा काटता तो हम 2 पाई आर बोलते इतनी इतनी जगह को, लेकिन यहां से लेके यहां तक किसने सिर्फ हाफ रोटेशन करी है, तभी तो ये पी पॉइंट यहां और हाफ रोटेशन करने के बाद पी डैश जहां पे चला गया। समझ आ रही है कुछ कुछ चीजें? जाने की अगर मैं, और हमें बोला क्या गया, डिस्प्लेसमेंट निकालने को। अब आपको इतना पता है डिस्प्लेसमेंट तो पॉइंट टू पॉइंट होती है इस तरीके से, यही डिस्प्लेसमेंट हुई ना पी से पी डैश को। तो ये मतलब आपको ये निकालने को बोला, यही तो हुई आपकी डिस्प्लेसमेंट। और यहां पे अगर आप इसको खींच दो इस तरीके से तो ये सर्कल है, इतना रेडियस है तो ये भी रेडियस है, तो यानी कि ये भी पूरा कितना आ गया, 2r आ गया। पाइथागोरस थ्योरम से डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, बात खत्म। आपको निकालने को क्या बोला है, डिस्प्लेसमेंट ही तो बोला है। और बोला भी कुछ पी डैश कुछ इस तरीके से चीजें थी, हमने वैसे वैसे ही तो किया। देखो क्वेश्चन को समझना कितना हलवा सा क्वेश्चन था, लेकिन समझना बड़ा जरूरी है क्वेश्चन को। अब मेरी बात सुनिए, आपको ये निकालना है यानी कि पी डैश निकालना है, राइट। तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर मतलब बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, ये 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा है ना। तो जाने की पाई आर का स्क्वायर प्लस 2r का स्क्वायर, ठीक है जी। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम हमारी अपनी, समझते हैं ना इतना तो ये आ गया पी डैश का स्क्वायर इज इक्वल टू, आप बोल रहे होंगे बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे खुद की खरीदी हुई है, क्या करूं जिंदगी इनमें निकल गई अब, है ना। 2r का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए और जो आपका आंसर आएगा बेटा वो कितना आएगा, पाई स्क्वायर प्लस 4। यानी कि जो बच्चे ये मिथ लगाकर चले थे कि ये होगा, देखकर ही 30 मार्क खान बने हुए थे कि इसका आंसर पाई आर आएगा, उनका नहीं आएगा। इनफैक्ट जब मैं आपकी एज में होंगी तो मैंने भी पाई आर का ही सोचा होगा, इट्स नॉट अ बिग डील। बट मैं आपको बता रही हूँ कि कभी कभी जो चीजें दिखती हैं एक्चुअल में वैसे होती नहीं है। हमें उसकी डेप्थ पे जाना चाहिए जहां जरूरी है जाना, और हमारे लिए एक एक नंबर कितना कीमती है आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब बात ये आ रही है, अच्छा मैं आपको एक चीज बोलूं, अगर मुझे डायरेक्शन, वेक्टर क्वांटिटी की बात हो रही है तो डायरेक्शन पूछूं तो कैसे पता लगा सकते हैं डायरेक्शन क्या हो सकता है। अगर आपको याद हो क्लास 10th में एक चैप्टर होता था, चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, उसमें हम पता कर लेते होते थे। क्या वैसी कंडीशन नहीं लग रही है आपको? आप दिया क्या क्या आपको, ये क्या परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मान लो ये जो tan थीटा ये कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना आपका, पहले तो मुझे कंफर्म करके बताओ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होता है ना जल्दी। हाँ पंडित बदल, ठीक है, 2r अपॉन पाई आर, तो r से r कैंसिल आउट, बचा के आपके पास 2 अपॉन पाई।
तो यानी कि आपको डायरेक्शन भी निकाल सकते हो आप इस तरीके से, है ना। समझ आया? बोर तो नहीं हुए? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का ये ब्यूटीफुल सा लेक्चर समझ आया होगा और ये वीडियो हर एक बच्चे के लिए बेनिफिट है जो फिजिक्स पढ़ रहा है, जो पढ़ना चाहता है, और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला है और एचपी टेट के लिए स्पेशली रहने वाला है, उसके लिए तो ये स्पेशली वीडियो बनाया गया है। बाकी ऐसी बात नहीं है, ये मैंने हर एक स्टूडेंट्स को देखकर ही बनाया है, मतलब कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें फिजिक्स पूछी जाए और ये वीडियो आपकी हेल्प ना करे। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मजा आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें, एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।